हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 अर्थशास्त्र का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो पहला चैप्टर है व्यष्टि अर्थशास्त्र का, वो है परिचय। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय। इस इंपॉर्टेंट चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट सेशन आज लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं, और वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी हम हर चैप्टर के कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल करते हैं, इसी क्रम में आज इस चैप्टर के अति महत्वपूर्ण सवाल करेंगे, और वो सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के अलावा आ सकते हैं, या जिससे एक बार चैप्टर आपका ठीक से रिवाइज हो जाए। पर इससे पहले कि हम ये खास सेशन स्टार्ट करें, एक बात का ध्यान रखिएगा कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप कक्षा 7 से 12 तक की सारी शिक्षा हिंदी माध्यम में निःशुल्क पा रहे हैं। आप यूपी बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से हैं, सीबीएसई बोर्ड से हैं, मध्य प्रदेश बोर्ड से हैं, सारी की सारी शिक्षा आपको यहां निःशुल्क दी जा रही है, और बिना किसी रोक टोक के आप निःशुल्क शिक्षा का फायदा ले सकते हैं। तो आइए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज इसमें हम करने वाले हैं। पहला सवाल है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? अब हमने देखिए कई अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार देखे थे, उसकी चर्चा भी हमने की थी, जिसमें हमने मुख्यतः 3 तरह की अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार देखे हैं। पहले आप ऑप्शंस देख लीजिए क्या है। केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था, या मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये 3 तरह की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। ये केंद्रीकृत योजना अर्थव्यवस्था को बोलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था, अंग्रेजी में कहते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। हमने खूब अच्छे से चर्चा की है इसकी, ठीक। बाजार अर्थव्यवस्था होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है जी, जिसको बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसको बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर अर्थव्यवस्था की सारे संसाधन सरकार के हाथ में हो, निजी स्वामित्व न हो, कीमतें क्या उत्पादन करें, फिर कैसे उत्पादन करें, सब कुछ सरकार तय करती हो, तो यह समाजवादी अर्थव्यवस्था है, जैसे यूएसएसआर और चीन वाली अर्थव्यवस्थाएं होती थी। बाजार अर्थव्यवस्था, जिसको बोलते हैं फ्री मार्केट या मुक्त अर्थव्यवस्था, जिसमें सरकार जो है फैसिलिटेटर का रोल करती है, रेगुलेटर का रोल नहीं। सरकार कहती है हम सब कुछ फ्री छोड़ रहे हैं, बाजार जाने की क्या उत्पादन करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है, किस कीमत पर करना है, आपको कहां फायदा है, आप उपभोक्ता वस्तु बनाना चाहते हैं कि मशीन वाली वस्तु बनाना चाहते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक। और मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है जहां पर, अच्छा यहां क्या होता है, इसमें केवल सरकारी संपत्ति होती है, इसमें केवल निजी संपत्ति होती है ज्यादातर। यहां दोनों का सह अस्तित्व है, यानी सरकार प्लस निजी क्षेत्र, ये दोनों का क्या है, सह अस्तित्व है, सह अस्तित्व यानी को एग्जिस्टेंस। तो जाहिर सी बात है, भारत किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? अब इससे रिवाइज होगा कि अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार क्या होते हैं। भारत का हो जाएगा ग मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी वेयर सम सेक्टर्स हैज बीन केप्ट अंडर द रोल ऑफ गवर्नमेंट लाइक रेलवेज, एटॉमिक एनर्जीज एक्सेट्रा, एंड सब हैज बीन एंड रेस्ट हैज बीन लेफ्ट आउट फॉर द प्राइवेट सेक्टर, जैसे बैंकिंग हो गया, या मान लीजिए आपका ट्रांसपोर्टेशन के बहुत सारे हिस्से हो गए, है ना, और बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं, तो वो दोनों का को एग्जिस्टेंस है। उत्पादन संभावना वक्र का आकार कैसे होता है? मूल बिंदु की ओर अवनतोदर, नतोदर, सीधी रेखा, इनमें से कोई नहीं, तो मूल बिंदु की ओर अवनतोदर। संसाधनों के पूर्ण उपयोग वाला बिंदु उत्पादन संभावना वक्र के किस ओर पाया जाता है? तो जब आप संसाधन का पूर्ण इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो बिंदु उत्पादन संभावना वक्र के ऊपर होगा। कम उत्पादन होगा तो इधर लेफ्ट आ जाएगा, अत्यधिक में राइट चला जाएगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऊपर। आर्थिक विश्लेषण में व्यष्टि एवं समष्टि शब्दों का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? एडम स्मिथ, बोल्डिंग, फ्रिस या केन्स ने। सही जवाब हो जाएगा रेगनर फ्रिस ने। कीमत सिद्धांत का विश्लेषण विषय वस्तु है। कीमत सिद्धांत क्या है? प्राइस मैकेनिज्म। तो प्राइस कैसे डिसाइड हो, कीमत एक वस्तु की कैसे डिसाइड हो, ये व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि या उपयुक्त में से दोनों? जाहिर सी बात है, ये व्यष्टि अर्थशास्त्र में डिसाइड होता है, जहां मांग और पूर्ति एक दूसरे को काटते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र को क्या कहते हैं? योगात्मक अर्थशास्त्र, या इसको हम कहते हैं एग्रीगेट या समग्र। एक वर्ड यूज होता है समग्र। आय और रोजगार यानी इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम, तो ये सारी की सारी चीजें समष्टि अर्थशास्त्र का ही हिस्सा होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या है? मौद्रिक नीति क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, ये आरबीआई का काम है, ये तो व्यष्टि का नहीं समष्टि का पार्ट है। प्रशुल्क नीति, राष्ट्रीय आय, तो इसमें क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं है। सारी की सारी चीजें राष्ट्रीय स्तर पर या एग्रीगेट लेवल पर समग्र रूप से डिसाइड होती हैं, ये किसी एक इंडिविजुअल की बात नहीं है, तो घ इसका सही जवाब हो जाएगा।
एक फर्म यानी एक फर्म, सिंगल फर्म, सिंगल इंडस्ट्रीज, एक वस्तु। इंडिविजुअल की जहां बात आती है वो किसका हिस्सा है? समष्टि, व्यष्टि, राष्ट्रीय या राष्ट्रीय उत्पाद। सही जवाब हो जाएगा व्यष्टि। जहां भी इंडिविजुअल टर्म्स की बात होगी वो व्यष्टि अर्थशास्त्र का पार्ट हो जाएगी। समष्टि अर्थशास्त्र संबंधित है व्यक्तिगत मात्राओं से, सामूहिक मात्राओं से, व्यक्तिगत उत्पादन से या एक फर्म के उत्पादन से। अब समष्टि यानी मैक्रो, तो व्यक्तिगत की तो बात ही नहीं आएगी। जो सामूहिक मात्राएं होंगी, जो एग्रीगेट टर्म्स में होगा, उससे ये चीजें रिलेटेड रहेंगी। तो जब भी समष्टि अर्थशास्त्र की बात आएगी, सामूहिक मात्राएं इसका सही जवाब हो जाएंगी। आर्थिक क्रियाएं हमारे अनुकूल हैं अथवा नहीं, इसका अध्ययन किया जाता है किसमें? देखिए, दो तरह की इकोनॉमिक्स होती है। एक होती है नॉर्मेटिव, जिसको नाम यहां दिया गया है आदर्शात्मक। अब क्या है, चर्चा हमने की है, एक बार रिवाइज कर लीजिए। और एक होती है पॉजिटिव, जो होती है सकारात्मक। ठीक। अब नॉर्मेटिव में होता है कि क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, और यहां है क्या है, एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। ठीक है ना। अब देखिए, जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो हमारे अनुकूल है कि नहीं, ये किस में डिसाइड होगा? जाहिर सी बात है नॉर्मेटिव में। सकारात्मक, पॉजिटिव तो बताएगा कि क्या हो रहा है, एग्जैक्टली चल क्या रहा है वो बताएगा, लेकिन होना क्या चाहिए, सही है कि गलत है, ये सब किस में आएगा? नॉर्मेटिव या आदर्शात्मक। तो सही जवाब हो जाएगा आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में। ठीक है। व्हाट इज एंड व्हाट ऑट टू बी, ये अंतर होता है। समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का, समग्र का, दोनों का, या ज्वलन समस्याओं का। समग्र वर्ड, एग्रीगेट वर्ड को समष्टि के साथ जोड़े रहिएगा। समष्टि में व्यक्तिगत नहीं है, इसमें समग्र का, इसमें ख विल बी द करेक्ट आंसर, क नहीं, ख विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। समष्टि अर्थशास्त्र में ध्यान नहीं दिया जाता बेरोजगारी की समस्या पर, अर्थव्यवस्था में मुद्रा प्रसार पर, समग्र मांग पर, जूट उद्योग पर। तो समष्टि अर्थशास्त्र में किस चीज पर ध्यान नहीं दिया जाएगा? बेरोजगारी पर तो बिल्कुल दिया जाएगा, अर्थव्यवस्था में मुद्रा प्रसार, मनी सप्लाई पर दिया जाएगा, समग्र मांग यानी एग्रीगेट डिमांड पर दिया जाएगा। जूट इंडस्ट्री एक उद्योग है, इंडिविजुअल की बात है, तो इस पर नहीं, तो ये माइक्रो का पार्ट होती है। उत्पादन के साधनों पर समाज के स्वामित्व वाली अर्थव्यवस्था। उत्पादन के साधन पर समाज यानी समाज का स्वामित्व, यानी यहां आ गई बात पब्लिक ओनरशिप, यानी सरकार सब कुछ का अपना, सब कुछ का मालिक सरकार रहेगी। ये किस में होती है? जाहिर सी बात है समाजवादी या सोशलिस्ट इकोनॉमी में होती है। और वही अगर व्यक्तिगत स्वामित्व आ जाएगा तो पूंजीवाद हो जाएगा, और सरकार और व्यक्तिगत दोनों का मिल के आ जाएगा तो मिश्रित हो जाएगा। बहुत क्लियर कट है। किन वस्तुओं का उत्पादन होगा, इसका निर्धारण पूंजीवादी प्रणाली में होता है, यानी व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या हमें प्रोड्यूस करना है, ये कैसे पता चलेगा? अगर वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है तो कीमत प्रणाली द्वारा, सरकार के आदेश द्वारा, सरकार एवं उत्पादक द्वारा, में से कोई नहीं। अब अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है तो सरकार जैसी तो कोई भूमिका रहेगी ही नहीं, उसमें वो कुछ डिसाइड नहीं करती, केवल फैसिलिटेट करती है। तो जाहिर सी बात है कीमत प्रणाली यानी जो प्राइस मैकेनिज्म है, प्राइस मैकेनिज्म के द्वारा डिसाइड होगा कि क्या उत्पादन करना है। प्राइस मैकेनिज्म, और प्राइस मैकेनिज्म किस पर निर्धारित होगा? मांग एवं पूर्ति पर, डिमांड एवं सप्लाई। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये आप इंपॉर्टेंट रूप से ध्यान रखिएगा। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या है? क्या उत्पादन करें, यानी कि क्या और कितना, यानी कि उपभोक्ता की वस्तुएं करें या पूंजी वाली वस्तुएं करें, और कितना करें। ठीक। उत्पादन का ढंग, यानी कैसे उत्पादन करें, हम मशीन ज्यादा लगाएं कि श्रम ज्यादा लगाएं, और किन के लिए किया जाए, यानी फॉर होम टू प्रोड्यूस। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस। इसमें व्हाट में हाउ मच भी रहता है, कितना टू प्रोड्यूस। ठीक, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। इसकी चर्चा हमने की है कई बार, फॉर होम टू प्रोड्यूस। ठीक है, ये अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्याएं होती हैं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? घ उपयुक्त सभी ये समस्याएं हैं। अवसर लागत, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब होता है अपॉर्चुनिटी लॉस्ट, यानी एक वस्तु की प्राप्ति के लिए जो दूसरी त्यागी गई वस्तु है उसकी लागत जो होती है वो अपॉर्चुनिटी लॉस्ट होती है ना। मान लीजिए कि आपने किसी जमीन पर गेहूं उगाया था, अब उसी जमीन पे आप फैक्ट्री बना के कुछ उत्पादन कर रहे हैं, पर गेहूं का कुछ तो उत्पादन छोड़ दिया आपने ना, तो जो छोड़ दिया, जो चला गया, फॉरगॉन जो प्रॉफिट है वो उत्पादन अवसर लागत होता है। तो अवसर लागत क्या है? किसी विकल्प का त्याग करना, दूसरे सर्वश्रेष्ठ विकल्प का त्याग करना, उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो जाहिर सी बात है दूसरे सर्वश्रेष्ठ विकल्प का त्याग कर देना, एक को पकड़ के दूसरे का त्याग कर देना, यह अवसर लागत कहलाता है।
पूंजीवाद में क्या नहीं पाया जाता? निजी स्वामित्व बिल्कुल पाया जाता है, सरकारी हस्तक्षेप, केंद्रीय नियोजन में, कीमत यंत्र। अब यहां पे क्या नहीं पाया जाता है? तो केंद्रीय नियोजन, सेंट्रल प्लानिंग, ये पूंजीवाद का हिस्सा नहीं है। कीमत यंत्र ये है। सरकारी हस्तक्षेप, तो इसमें क्या हो जाएगा? जो नहीं पाया जाएगा वो क्या होगा? केंद्रीय नियोजन में पूंजीवाद। अच्छा, पूंजीवाद नहीं पाया जाएगा केंद्रीय नियोजन में, ये सवाल है कुल मिला जुला कर। सेंट्रलाइज इकोनॉमी होगी अगर, तो वहां पूंजीवाद नहीं पाया जाएगा। समाजवाद में पाया जाएगा आर्थिक चक्र, प्रतियोगिता, वर्ग संग्रह या सामाजिक स्वामित्व। तो जाहिर सी बात है सामाजिक स्वामित्व ही ज्यादा पाया जाता है, यानी हर चीज का पब्लिक ओनरशिप होगा, सरकार उसको ओन करेगी, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब ये थे आपके कुछ एमसीक्यूज। अब थोड़े रिक्त स्थान देख लेते हैं जो जरूरी हो सकते हैं परीक्षाओं के लिए। प्रत्येक व्यक्ति के पास डैश वस्तुओं की कुछ ही मात्रा होती है, यानी कुछ वस्तुओं की कुछ ही मात्रा होती है, जिसको क्या बोलते हैं? इसका मतलब क्या है? सीमित साधन, है ना। आपके जो साधन है वो क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, और यही से आर्थिक समस्या का जन्म होता है। डैश में व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जाहिर सी बात है व्यक्तिगत की बात है तो यहां व्यष्टि अर्थशास्त्र आ जाएगा, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल लेवल की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, इंडिविजुअल लेवल की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस, इनकी चर्चा विशेष रूप से की जाती है। औसत लागत उत्पादन सूची में डैश को स्पष्ट करती है। औसत लागत क्या है? परिवर्तनों को उत्पादन सूची में स्पष्ट करती है कि क्या क्या परिवर्तन उत्पादन में हो रहे हैं। व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र दोनों एक दूसरे के क्या हैं? दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, एक के साथ चलते हैं। व्यक्तिगत में इंडिविजुअल समस्याओं का अध्ययन करके सॉल्व किया जाएगा और उन्हीं को ऐड करके समष्टि बनाया जाएगा। जैसे मान लीजिए एक एक व्यक्ति की मांग से बाजार मांग बनेगी, एक एक बाजार मांग से पूरी देश की अर्थव्यवस्था की बाजार का पता चल जाएगा। तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एक साथ इस्तेमाल होते हैं। आर्थिक वृद्धि का संबंध किससे होता है? समष्टि अर्थशास्त्र होता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, तो इकोनॉमिक ग्रोथ की बात जीडीपी से की जाएगी, और जीडीपी कैलकुलेशन आपका किससे संबंधित है? नेशनल इनकम से संबंधित है, राष्ट्रीय आय। तो ये सब क्या है? ये सब समष्टि अर्थशास्त्र के विषय हैं। इसके लिए राजकोषीय नीति बनाई जाएगी, मौद्रिक नीति बनाई जाएगी, भुगतान संतुलन का बात किया जाएगा, एक्सचेंज रेट को देखा जाएगा। तो ये सब कुछ क्या है? समग्र लेवल पर, मैक्रो लेवल की बात है, समष्टि अर्थशास्त्र का पार्ट है। इस तरह के आपको चयन करने के लिए आएगा। अर्थव्यवस्था डैश इकाइयों का समूह होती है। किसका? उत्पादन इकाइयों का। जाहिर सी बात है अर्थव्यवस्था क्या होती है? इकोनॉमी हमने पहले भी चर्चा की है। अर्थव्यवस्था को अंग्रेजी में कहते हैं इकोनॉमी, और इकोनॉमी क्या होती है? सम टोटल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब हिंदी में क्या हो गया? आर्थिक क्रियाओं का योग। आर्थिक क्रियाओं का योग। आर्थिक क्रिया क्या है? अपना जीविका चलाने के लिए हम जो भी क्रिया करते हैं, चाहे हम खेती करें, चाहे विनिर्माण करें या सेवा का उत्पादन करें, सब कुछ आर्थिक क्रिया कहलाती है। इसी को जोड़ के इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था बनाई जाती है, जो उत्पादन के इकाइयों का समूह होती है। ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था डैश और डैश को मिलाकर बनती है। किसको किसको? जाहिर सी बात है समाजवाद और पूंजीवाद को मिलाकर। आप ये भी कह सकते हैं कि प्राइवेट या निजी स्वामित्व और सरकारी स्वामित्व को मिलाकर, या देयर इज अ को एग्जिस्टेंस ऑफ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, या को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक ओनरशिप एंड प्राइवेट ओनरशिप। ये सारी चीजें आप इसमें लिख सकते हैं। उत्पादित वे वस्तुएं अथवा सेवाएं जो अन्य वस्तुओं अथवा सेवाओं के उत्पादन में काम आती हैं, वो कौन सी वस्तुएं कहलाती हैं? वो मध्यवर्ती, या जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इंटरमीडिएरी गुड्स। इंटरमीडिएरी गुड्स। ये क्यों क्वेश्चन पूछा गया है? ये इसलिए पूछा गया है क्योंकि अर्थव्यवस्था में जब हम केंद्रीय समस्याओं की चर्चा करेंगे तो हम बात कर रहे थे ना कि कौन सी वस्तु हम बनाएं। उपभोक्ता को जो चाहिए ब्रेड बटर वो सब बनाएं, कि जो इंडस्ट्रीज में काम आएंगी वो बनाएं। तो इंडस्ट्रीज में काम आने वाली ये इंटरमीडिएरी गुड्स हैं, है ना, जो जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज में काम आएंगी। तो ये हमें चयन करना पड़ता है। अब सत्य का चयन करेंगे। उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर उत्तनोदर होता है, असत्य है। कीमत यंत्र, अभी हमने पहले चर्चा की थी, कीमत यंत्र पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का हल करता है, बिल्कुल सत्य है। यानी जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है वहां जो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस वाली बात होती है, वो प्राइस से डिसाइड होती है। जिसकी प्राइस जैसी बनेगी वैसा आप बेचिए, जो अगर लोग खरीदने को तैयार हैं तो। अर्थव्यवस्था पूंजीवादी, समाजवादी या अवसरवादी हो सकती है, ये असत्य है। अवसरवादी नहीं, ये मिश्रितवादी हो सकती है। दो तो सही है लेकिन अवसरवादी गलत है, तो तीसरा जो है वो मिश्रितवादी हो सकती है। ठीक है। आजकल विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाएं लगभग मिश्रितवादी अर्थव्यवस्थाएं, बिल्कुल सही बात है। कोई भी ऐसी अर्थव्यवस्था नहीं है जो आइसोलेटेड कंप्लीटली कैपिटलिज्म या पूरी तरह पूंजीवादी हो, या आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से वो समाजवादी हो। उसको दोनों का कोएग्जिस्टेंस या सह-अस्तित्व बनाए रखना पड़ता है। आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में यह अध्ययन किया जाता है कि किसी तंत्र को किस प्रकार से कार्य करना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात।
व्हाट ऑट टू बी, यानी क्या होना चाहिए, ये किसमें तय होता है? आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में होता है। तो सही जवाब हो जाएगा सत्य। अच्छा, बाकी क्या है? सकारात्मक है, उसमें क्या है ये बताया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में बेरोजगारी, मुद्रास्फीति यानी इसको महंगाई बोलते हैं, इन समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। जो नेशनल लेवल के प्रॉब्लम्स, आर्थिक समस्याएं हैं, उनको डील करने की कोशिश की जाती है कि इकोनॉमी कैसे सुधरेगी, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट कैसे ठीक होगा, इसके अलावा जो नेशनल इनकम है वो कैसे होगा, पॉलिटिकल मॉनेटरी पॉलिसी कैसे बनेगी, ये सारी चीजें तो सत्य है बिल्कुल। महंगाई कैसे दूर हो। समाजवाद में निजी लाभ की भावना प्रमुख है, बिल्कुल असत्य स्टेटमेंट है। समाजवाद में क्या है, किस चीज की भावना प्रमुख है? ध्यान रखिए, समाज, ये निजी लाभ किसमें होता है? पूंजीवाद में। समाजवाद में क्या होता है? लोक कल्याण, इसकी भावना प्रमुख होती है, जिसको बोलते हैं पब्लिक वेलफेयर। पब्लिक वेलफेयर की भावना इसमें प्रमुख रूप से देखी जाती है। अब कुछ जोड़ी बनाने वाले सवाल हैं, तो आपको खंड और खंडबद्ध दिए गए हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र का यंत्र, आधारभूत आर्थिक समस्या, राज्य का हस्तक्षेप नहीं। इधर आपके ऑप्शन है, आइए सीधे उत्तर देख लेते हैं, प्रश्न आप नोट कर सकते हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का यंत्र, कीमत विश्लेषण, बिल्कुल ठीक बात। आधारभूत आर्थिक समस्या, सीमितता तथा चुनाव। सीमितता यानी संसाधन सीमित है, आवश्यकताएं असीमित है, तो हमें क्या करना पड़ता है? चयन करना पड़ता है, वो इससे जुड़े है। राज्य का हस्तक्षेप कहां नहीं होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में नहीं होता है। जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वहां उसमें राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि राज्य कहता है कि भाई आप कीमत यंत्र को देख लीजिए, जो चीजों की डिमांड हो रही हो, जिस पर लोग पे करने को तैयार है, आप वो चीज बना लीजिए। व्यापार पर कोई प्रतिबंध नहीं, खुली अर्थव्यवस्था, ये भी कैपिटलिस्ट का ही है। उत्पादन संभावना वक्र की मान्यता है कि सभी साधनों का कुशलतम से पूर्ण उपयोग होता है। तो उत्पादन संभावना वक्र क्या बताती है? कि जो हमारे पास साधन है उसका हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं। ठीक है, ये पीपी कर्व दिखाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, इसको आप ध्यान रखेंगे। इस तरह के सवाल आपको किसी तरह से पूछे जाते हैं, 1 मार्क्स में, 1 लाइनर में, सत्य सत्य में, जोड़ी बनाकर या एमसीक्यूज बनाकर, तो आपको ध्यान रखना है 1 मार्क्स में लघु उत्तरीय प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। अब एक शब्द के अगर आंसर देखें तो भारत में किस अर्थव्यवस्था को अपनाया गया? मिश्रित अर्थव्यवस्था। जब हम आजाद हुए तो हमने क्या तय किया? हमने तय किया कि हम समाजवादी विचारधारा, लोक कल्याण को बात करेंगे, लेकिन अर्थव्यवस्था हमारी मिश्रित रहेगी। हम थोड़ा सा प्राइवेट और पब्लिक दोनों प्लेयर्स को जगह देंगे, दोनों को उसमें सहायता, दोनों को उसमें स्थान मिलेगा और मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था रहेगी। उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर कैसा होता है? तो जाहिर सी बात है वो नतोदर होता है। शोषण का सरकारीकरण किस अर्थव्यवस्था का दोष है? तो समाजवाद का दोष है, बिल्कुल ठीक बात है। जब भी आप, शोषण का सरकारीकरण क्या है भाई? आप बोलेंगे हर चीज सरकार के हाथ में रहेगी, और वहां पता लगा कि वो ठीक से काम नहीं हो रहा है, शोषण हो रहा है और सरकारी मान्यता प्राप्त है उसको, तो ये समाजवाद में देखा जाता है। प्राइवेट में कंपटीशन रहता है। चुनावों की सूची बनाने वाला वक्र कौन सा है? उत्पादन संभावना वक्र, जो आपको क्या करेगा? चयन बताएगा, है ना, कि आप अगर एक चीज बनाना चाह रहे हैं साधनों का इस्तेमाल करके, तो दूसरे के लिए कुछ छोड़ना पड़ेगा, तब आगे दूसरा आप यूज करेंगे। ये उत्पादन संभावना वक्र में अलग अलग संभावनाएं दर्शाई जाती हैं। अंग्रेजी में कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। वर्ग संघर्ष किस अर्थव्यवस्था में देखा जाता है? पूंजीवाद। वर्ग संघर्ष को बोलते हैं क्लास कॉन्फ्लिक्ट, मतलब अमीर और अमीर होते जाएंगे, गरीब और गरीब होते जाएंगे। इसमें एक वर्ड यूज होता है पूंजीवाद में, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, यानी जो फिट रहेगा वही सर्वाइव करेगा, बाकी सर्वाइव नहीं कर सकते। किसमें देखा जाता है? पूंजीवाद में देखा जाता है। किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र को सीमित कर दिया गया है? निजी क्षेत्र मतलब प्राइवेट सेक्टर को बहुत लिमिटेड कर दिया गया है। वो किसमें होता है? जाहिर सी बात है समाजवादी में। यहां पर सरकारी क्षेत्र ज्यादा होगा। पूंजीवाद की सभी संस्थाओं का हृदय किसे कहा जाता है? जाहिर सी बात है लाभ को। पूंजीवाद में सबसे बड़ा ओरिएंटेशन क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अंग्रेजी में इसका वर्ड यूज होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और समाजवाद में क्या होता है? अभी बताया था मैंने, पब्लिक वेलफेयर। और मिश्रित में दोनों का समन्वय करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, चलिए। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या कहलाती हैं? आधारभूत कार्य कहलाती हैं। जो मिनिमम करना है, क्या उत्पादन करें, कैसे करें, किसके लिए करें। प्राथमिकताओं के आधार पर उत्पादन क्षेत्र और उत्पादन की मात्रा का निर्धारण कौन करता है? केंद्रीय नियोजन सत्ता, है ना। सेंट्रल प्लानिंग वाली जो लोग हैं वो डिसाइड करते हैं भाई कि क्या हमें कैसे उत्पादन करना है। अब बात करते हैं कुछ अति लघु सवालों की, जो वेरी शॉर्ट आंसर्स हैं, कि व्यष्टि अर्थशास्त्र से क्या अभिप्राय है। व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो अर्थव्यवस्था के छोटे भाग एवं व्यक्तिगत आर्थिक इकाई, जैसे एक उपभोक्ता, एक उत्पाद, एक परिवार, एक फर्म, एक उद्योग, कुल मिलाकर इंडिविजुअल स्टडी, इसकी बात करता है। और इसको हम क्या बोलते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं।
अगला सवाल है व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा लिखिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट लोगों की परिभाषाएं देख लीजिए। विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषाएं बोल्डिंग के शब्दों में, सूक्ष्म अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जो व्यक्ति अब इसमें ध्यान रखिएगा, आर्थिक विश्लेषण यानी इकोनॉमिक एनालिसिस ये करना है इकोनॉमिक माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो व्यक्तिगत इकाई यानी इंडिविजुअल यूनिट के आर्थिक व्यवहार यानी इकोनॉमिक बिहेवियर का अध्ययन करता है। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स डज द इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ व्हाट, इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। हैंडरसन और कांट के शब्दों में सूक्ष्म अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों एवं शो परिभाषित व्यक्ति समूह की आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? अर्थव्यवस्था इसका मतलब है इकोनॉमिक, इकोनॉमी किसे कहते हैं? तो अर्थव्यवस्था किसी भी देश की आर्थिक प्रणाली है जो उस देश के आर्थिक क्रियाओं के संचालन को बताती है। बिल्कुल ठीक बात, यानी देश में कौन कौन सी आर्थिक क्रियाएं हो रही हैं। देखिए अर्थव्यवस्था क्या है, दो तीन हिस्सों से मिलकर बनी है। मैंने कई बार चर्चा किया है, एक प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक और तीसरा तृतीयक। जो प्राथमिक होता है वो जुड़ा है कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों से, पशुपालन वगैरह। द्वितीयक जो है वो है विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो सारी आप देखते हैं। ठीक है। तृतीयक यानी सेवा क्षेत्र। ये तीन अलग अलग क्षेत्र अर्थव्यवस्था में हैं। इसी में लोग काम करते हैं, सारी आर्थिक क्रियाएं करते हैं। इन सबको जोड़ दिया जाए तो अर्थव्यवस्था बनती है। तो कुल मिला के वो आर्थिक क्रियाओं का सब दिखाती है कि देश में किस तरह की आर्थिक क्रियाएं हैं। प्रत्येक अर्थव्यवस्था किसी न किसी आर्थिक प्रणाली पर आधारित है। मान लीजिए वो समाजवादी है या पूंजीवादी है या मिश्रितवादी है। किसी देश में समस्त आर्थिक क्रियाओं का परिपथ अर्थव्यवस्था कहलाता है, या आर्थिक क्रियाओं का योग भी कह लीजिए। इसका योग जो है वो क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी कहलाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? इसको क्या बोलते हैं? सोशलिस्ट इकोनॉमी, यानी एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसे आप केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, एक नियोजित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, जहां पर जो पब्लिक ओनरशिप है, सरकार की ही सारी की सारी क्या होती है? ओनरशिप होती है और सब कुछ सरकार प्लान करती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था आर्थिक प्रणाली है जिसमें उत्पत्ति के साधनों पर सरकार या समाज का आधिक्य होता है, और इस अर्थव्यवस्था में जन कल्याण की भावना, यानी इसमें दो बातें इंपॉर्टेंट रहेंगी, पब्लिक ओनरशिप, बार बार मैं इंपॉर्टेंट शब्द लिख रहा हूं आपके लिए, और पब्लिक वेलफेयर। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी। समाजवादी अर्थव्यवस्था या केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था, रूस और चीन जैसे देशों ने इस प्रणाली को अपनाया है। बिल्कुल ठीक बात। तो ये सोशलिस्ट है, इसी से आगे कम्युनिज्म भी हो जाता है, साम्यवादी जैसा हो जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिससे आपको ध्यान में रखना है। अब अति लघु के बाद थोड़ा लघु उत्तरीय प्रश्न कर लेते हैं और देखते हैं कि ये कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखने हैं। अब देखिए अगला सवाल है कि समष्टि अर्थशास्त्र से क्या आशय है? इसकी दो विशेषताएं लिखिए, यानी व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, और उसकी दो विशेषताओं के बारे में बताना है। समष्टि अर्थशास्त्र से आशय देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक ज्ञान की वह शाखा है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था से संबंधित बड़े योगों, औसतों का, उनके व्यवहार एवं पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करती है। कई इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं। पहली बात तो इसमें इंपॉर्टेंट है संपूर्ण अर्थव्यवस्था, एग्रीगेट, एवं अर्थव्यवस्था से संबंधित बड़े योग, औसत, उनके व्यवहार और पारस्परिक संबंध, यानी जो बड़े बड़े योग हैं, महंगाई, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, इनका आपस में परस्पर क्या संयोग है, योग है, और इससे संबंधित जो उनका व्यवहार है इनका अध्ययन किया जाता है। क्या विशेषताएं हैं? समष्टि अर्थशास्त्र की धारणा विस्तृत है, यानी वो क्या है? बहुत ज्यादा फैली हुई है, बहुत ज्यादा एक्सपेंडिव है। ऐसा नहीं है कि छोटी या इंडिविजुअल लेवल पर, बिल्कुल नहीं है। समष्टि अर्थशास्त्र की धारणा विस्तृत है, इसमें छोटी इकाइयों को महत्व नहीं दिया जाता, यानी यहां इंडिविजुअल नहीं बल्कि हमेशा किसकी बात की जाएगी? एग्रीगेट की बात की जाएगी। ठीक है। इसकी सहायता से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समस्या का हल निकाला जाता है। बिल्कुल ठीक बात। जो भी हमने पढ़ा भी केंद्रीय समस्याएं होती हैं, नेशनल लेवल की समस्याएं हैं, बेरोजगारी कैसे दूर करें, बहुत ज्यादा स्फीति जो महंगाई है उसको कैसे दूर करें, संसाधनों का वितरण कैसे सुनिश्चित करें, ये सारी चीजों का हल। अगर मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, जैसे मान लीजिए भुगतान शेष बहुत निगेटिव हो गया, हमें बाहर के लोगों को पैसा देना है, वो ज्यादा बढ़ता जा रहा है, हमारा निर्यात घट रहा है, आयात ज्यादा हो रहा है, इसके अलावा एक्सचेंज रेट बढ़ घट रहा है, ये सारी चीजों का हल निकाला जाता है। अतः समष्टि अर्थशास्त्र प्रावैगिक अर्थव्यवस्था को महत्व देता है, ये ध्यान रखिएगा। इसका विश्लेषण भी विस्तृत है, तो समष्टि अर्थशास्त्र में विस्तृत विश्लेषण को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। विश्लेषण जो होगा, एनालिसिस जो होगा, वो ब्रॉडर होगा। सो ब्रॉडर एनालिसिस, ठीक है ना।
तो ये आप ध्यान रखिएगा, ब्रॉडर एनालिसिस, और वहां क्या होगा माइक्रो में नैरोवर। उदाहरण के लिए समष्टि अर्थशास्त्र में सरकार की मौद्रिक और राजस्व की नीति, मौद्रिक नीति कौन बनाता है? आरबीआई बनाती है। सरकार की उसमें एक तरह से कह सकते हैं अब तो दखलंदाजी भी है या सामूहिक उसमें हिस्सेदारी भी है, क्योंकि मौद्रिक पॉलिसी मौद्रिक नीति की एक कमेटी होती है, इसमें सरकार के लोग भी होते हैं। इसके अलावा राजस्व नीति यानी बजट वाला पूरा अध्ययन किया जाता है, जो कि सामान्य प्रभावों को स्पष्ट करता है तथा इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया जाता है कि इन नीतियों का व्यक्तियों अथवा उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक व्यक्ति या एक उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इंडिविजुअल इंटरेस्ट की बात यहां नहीं देखी जाती है, यहां पूरे समाज या अर्थव्यवस्था की देखी जाती है। यदि सार्वजनिक आय तथा सार्वजनिक व्यय का परस्पर प्रभाव समाज पर अच्छा पड़ रहा है तो निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि समाज में रहने वाले व्यक्ति पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो जो भी पब्लिक एक्सपेंडिचर है, सरकार जो खर्च करती है, जो प्लान बनाती है, अगर देखा जाता है कि सब मिला जुलाकर इसका अच्छा प्रभाव है तो मान लिया जाता है कि हर एक व्यक्ति पर इसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। एक एक व्यक्ति की स्टडी यहां पर नहीं की जाती। तो दो कौन सी इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं, एक तो इसका जो कंसेप्ट है वो भी ब्रॉडर है और जो एनालिसिस है वो भी ब्रॉडर है, विस्तृत विश्लेषण। अगला सवाल है समष्टि अर्थशास्त्र के प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। तो एक है समष्टि आर्थिक स्थितिकी। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, लेकिन समष्टि आर्थिक विश्लेषण इस तथ्य का विश्लेषण नहीं करता कि अर्थव्यवस्था संतुलन के बिंदु पर किस प्रकार पहुंचती है। तो वो ये नहीं देखेगा कि कैसे संतुलन पर पहुंचेगी, वो विश्लेषण करेगा, वो इंडिविजुअल चीजों को आकलन नहीं करेगा। समष्टि अर्थशास्त्र में जिन अंतिम संतुलन का अध्ययन किया जाता है वो प्रोफेसर कीन्स के अनुसार निम्नलिखित हैं, जैसे y = C+I, यानी y बोलते हैं किसको, समष्टि अर्थशास्त्र में बताया इनकम को, और इनकम किसका मेल होता है? C+I, उपभोग और निवेश का, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट का। y = कुल आय, C = कुल उपभोग और I = कुल विनियोग, है ना। तो यहां पर क्या किया जाता है, y यानी राष्ट्रीय आय जो है, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, यानी दो चीजों का ध्यान दिया जाएगा कि कैसे जो आम जनता है वो कंजम्पशन कर रही है किन चीजों का, और निवेश कितना हो रहा है, इन दोनों को मिला के कुल इनकम आएगी, और इसी से हम तय करते हैं देश में राष्ट्रीय आय या जीडीपी जो आप देखते हैं ये इसी का पार्ट होती है, और इसी के वृद्धि या ग्रोथ की हमेशा बात होती है या उसको फोकस किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर तुलनात्मक समष्टि आर्थिक स्थितिकी, कंपैरेटिव जो है, इसके अंतर्गत स्थितिकी रीति द्वारा प्रावैगिक प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है, यानी कैसे प्रोग्रेसिव हो। एक अर्थव्यवस्था के विभिन्न समष्टि चर जैसे कुल आय, कुल रोजगार, इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था के साम्य बिंदु भी परिवर्तित होते हैं। तो मान लीजिए अगर कहीं पर संतुलन बना हुआ है कुल आय व्यय का, वो बढ़ सकता है, घट सकता है, ये सब चलता रहता है। समष्टि आर्थिक प्रावैगिकी आर्थिक विश्लेषण की यह नवीनतम प्रणाली है। इसके अंतर्गत एक साम्य से दूसरे साम्य तक पहुंचने की संपूर्ण प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है, कैसे एक संतुलन से दूसरे संतुलन तक जाएं। हालांकि उच्च गणितीय प्रयोग के कारण यह जटिल प्रणाली है, किंतु यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था के प्रावैगिक चित्र को यथार्थ रूप में प्रस्तुत करती है। तो ये समष्टि अर्थशास्त्र की इंपॉर्टेंट चीजें थी, ध्यान रखेंगे आप। अगला सवाल है दुर्लभता, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्कैरसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। ये केंद्रीय समस्याओं की जननी है। कैसे? क्योंकि हमारे क्या है, हमारे साधन सीमित हैं, आवश्यकताएं असीमित हैं। तो जो असीमित साधन सीमित है वो स्कैरसिटी या दुर्लभता को जन्म देते हैं। इसी से केंद्रीय समस्या आती है, चुनाव चयन करना पड़ता है। यह कथन अक्षरशः सही है कि साधनों की दुर्लभता है, परंतु इन दुर्लभ साधनों में से किनका चयन किया जाए यह समस्या जन्म लेती है। वैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए आपके पास एक लैंड है, जमीन, अब आप चाहते हैं कि उसमें अनाज भी उगाएं, आप चाहते हैं वहां फैक्ट्री भी लगाएं, आप चाहते हैं वहां स्पोर्ट्स ग्राउंड भी हो, यानी आपकी आवश्यकताएं असीमित हैं, लेकिन आपको चयन करना पड़ेगा ना कि भाई उस छोटे से जमीन का हम क्या इस्तेमाल करें। दुर्लभता ही चयन की समस्या का मूल कारण है। ये संसाधन दुर्लभ है, परंतु इनका वैकल्पिक उपयोग भी है। अब उस साधन के कई इस्तेमाल हैं, उस लैंड का आपको उसमें कई उपयोग कर सकते हैं, उसमें खेल भी खेल सकते हैं, उसमें फैक्ट्री भी लगा सकते हैं। ये अल्टरनेटिव यूजेस वहां के होते हैं। इन संसाधनों में अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए व्यक्ति एवं समाज को संसाधनों के प्रयोग का चयन करना पड़ता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि दुर्लभता ही केंद्रीय समस्याओं की जननी है, यानी स्कैरसिटी लीड्स टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम। और इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम में जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द है वो है चॉइस या चयन। चयन क्यों? क्योंकि आपको लिमिटेड रिसोर्सेज में से चुनना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला सवाल है कि उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताएं लिखिए।
ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब देखिए, उत्पादन संभावना वक्र की प्रमुख मान्यताएं हैं। अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों की मात्रा निश्चित होती है, जिसको आप क्या बोलते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज। बार बार मैं लिख रहा हूं ताकि आपके दिमाग में एकदम बैठ जाए ये चीज, ठीक है। संसाधनों का पूर्ण एवं कुशलतम प्रयोग आवश्यक है, जिसको बोलते हैं रैशनल यूज ऑफ रिसोर्सेज उत्पादन की तकनीक अर्थव्यवस्था में दी हुई होती है कि आप श्रम लगाएं कि पूंजी लगाएं। अर्थव्यवस्था में दो वस्तुओं का ही उत्पादन हो रहा है, ऐसा नियम मानता है। उत्पादन संभावना वक्र में क्या होता है, मान के चलते हैं कोई दो गुड्स हैं, बाकी को छोड़ देते हैं, वो गेहूं और मशीन हो सकता है, धान और मक्का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उपलब्ध संसाधनों की कुशलता सभी वस्तुओं के उत्पादन में एक समान नहीं होती, ऐसा मान लिया जाता है, ठीक है। ये उत्पादन संभावना वक्र को देखते समय देखते हैं। अवसर लागत क्या है, जिसको ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पे हम आ गए हैं, जिसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उदाहरण सर बताइए। तो अवसर लागत को क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मींस अपॉर्चुनिटी लॉस्ट, एक चीज के लिए जो दूसरी त्यागी गई वस्तु है, अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। अवसर लागत दो अवसरों में दूसरे अवसर की हानि के रूप में पहले अवसर का लाभ उठाने की लागत है। यानी मान लीजिए अवसर है आपके पास कि आप या तो गेहूं उगा लें या कोई मशीन बना लें, ये दो अवसर हैं आपके पास। तो हो सकता है कि आप गेहूं 1 2 3 4 उगा रहे थे, अब इसको बढ़ाएंगे तो मशीन 10 8 2 4 हो जाए, इसको कम करके इसको बढ़ाएं। यानी एक जो है दूसरे अवसर की हानि हम उठाते हैं एक अवसर के लाभ उठाने के लिए। मान लीजिए आप कहीं 20,000 की नौकरी कर रहे हैं, उसको छोड़ के आप कहीं 30,000 की नौकरी करने जाते हैं, तो 20,000 छोड़ा आपने ना, तो ये आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अवसर लागत वास्तव में किसी साधन के उसके दूसरे सर्वश्रेष्ठ प्रयोग मूल्य को कहा जाता है, यानी बेस्ट अल्टरनेटिव यूज जो है। उदाहरण के लिए एक ड्राइवर ट्रक भी चला सकता है और कार भी चला सकता है। इनमें से वर्तमान ट्रक ड्राइवर को बनाए रखने के लिए यदि वो कार ड्राइवरी की नौकरी का परित्याग करता है तो इसे अवसर लागत कहते हैं। बहुत सिंपल एग्जांपल है, समझ लीजिए। एक व्यक्ति हु कैन ड्राइव द कार एंड हु कैन ड्राइव द ट्रक, सो इन ऑर्डर टू बी अ ट्रक ड्राइवर यू हैव टू लीव द व्हाट, कार ड्राइविंग। तो कार ड्राइविंग वो छोड़ रहा है तब ट्रक की ड्राइवरी कर रहा है, तो कार ड्राइविंग जो छोड़ रहा है वो अवसर लागत है। वास्तव में अवसर लागत साधन लागत के ऊपर एक बचत है। एक अन्य उदाहरण में आप समझ सकते हैं, हाई स्कूल परीक्षा पास करने के बाद 11वीं में विषय चयन के समय वाणिज्य विषय को चुनता है तो विज्ञान और कला विषय उसे त्याग करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अगर आपने कॉमर्स चुना है तो आपको साइंस और आर्ट्स छोड़ना पड़ेगा, तो साइंस और आर्ट्स क्या है, अवसर लागत है। यहाँ पर विज्ञान तथा कला विषय वाणिज्य चुनने की अवसर लागत है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं। कुछ और उदाहरण आप देख लीजिए। एक उच्च, जितने एग्जाम्पल से आप समझाएंगे अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। एक उच्च शिक्षित व्यक्ति एमकॉम उत्तीर्ण करने के बाद 50,000 पुस्तकों का लेखन कार्य करके 60,000 एवं अर्थशास्त्री बन के 80,000 अर्जित कर सकता है। तो यदि वह अर्थशास्त्री बनना चाहता है तो उसे शिक्षक वाला और लेखन वाला कार्य छोड़ना पड़ेगा। तो ये 60 और 5 कितना हो जाएगा, ये इतना पैसा उसको, यानी 1,10,000 रुपये अवसर लागत हो जाएगी 80,000 कमाने के लिए। तो उसकी अवसर लागत 60,000 है, क्योंकि या मान लीजिए इसको छोड़ा उसने तो 60,000 अवसर लागत है, क्योंकि दूसरा सर्वश्रेष्ठ विकल्प ये था, इसको आप नहीं ऐड करेंगे, बल्कि दूसरा सर्वश्रेष्ठ विकल्प 60,000 का था तो वो उसने छोड़ दिया, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक और उदाहरण है, अगला सवाल है उत्पादन संभावना वक्र यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये क्या होता है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दो वस्तु, कैसे हमने अभी टेबल में भी देखा था, दो वस्तुओं के उन सभी संभव संयोग, इसको बोलते हैं संभव संयोग, यानी जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं। संभव संयोग यानी क्या बोलते हैं, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इनको ध्यान रखिएगा। पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, ठीक है। तो दो वस्तुओं के उन सभी संभव संयोगों को जिनका उपयोग किसी अर्थव्यवस्था में उपलब्ध तकनीक एवं संसाधनों के पूर्ण एवं कुशलतम उपयोग पर निर्भर करता है, इसे उत्पादन संभावना वक्र कहा जाता है। यानी जो संसाधन है उसका बेस्ट से बेस्ट इस्तेमाल करके जिन दो संयोगों में आप उत्पादन कर सकते हैं वो पीपीसी कहलाता है। उदाहरण, सीमित संसाधन एवं उपलब्ध तकनीकों के आधार पर काल्पनिक उदाहरण द्वारा उत्पादन संभावना वक्र को प्रदर्शित किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक बात। जैसे ये टेबल में आप समझ लीजिए, मान लीजिए एक ये सारे संयोग हैं, क ख ग घ, ये पॉसिबिलिटीज हैं। ये वस्तु ए है चावल का उत्पादन, वस्तु बी मशीन का उत्पादन, ठीक। और ये सीमांत अवसर लागत है। अब देख लीजिए, पहले 500 जब जो आपका उत्पादन होता था चावल का, अच्छा लैंड जो होगी, जो जमीन होगी जहां ये उत्पादन होगा वो तो सीमित है, तो वहां पहले 500 क्विंटल, मान लीजिए 500 टन हम चावल उगाते थे, तो मशीन हम बिल्कुल नहीं बना पाते थे, तो अवसर लागत तो वैसे ही जीरो है।
फिर हमने क्या सोचा कि थोड़ा सा मशीन भी बनाते हैं और उसके बदले में हमने श्रम और पूंजी को मशीनों में लगा दिया, तो ये कम घट गया, ये 450 टन हो गया। अब यहां पर क्या हुआ, ये 50:1 हमारा औसत लागत हो गया, यानी एक को बनाने के लिए, या 50 डिवाइडेड बाई, इसको आप डिवीजन बल्कि मान लीजिए इन सबको, ठीक है इसको डिवीजन अगर आप मान सकते हैं। तो अब क्या हुआ, 50 या आप 50:1 भी कह सकते हैं कि 50, आपको एक मशीन बनाने के लिए 50 टन चावल कम करना पड़ा। यहां आपने क्या कर दिया, और 100 टन कम कर दिया एक और बढ़ाने के लिए, यहां आपने 150 टन कम कर दिया बढ़ाने के लिए, ये औसत लागत है, ठीक है ना। यानी एक और मशीन बनाने के लिए, एक एक्स्ट्रा बढ़ाने के लिए आपको कुछ छोड़ना पड़ रहा है, ठीक है। तो इस तरह आप जो है इसको दिखा सकते हैं। संसाधनों की सीमितता के कारण अर्थव्यवस्था में संसाधनों का पूर्ण उपयोग तभी संभव है जब एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु का उत्पादन कम किया जाए। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ वन गुड्स वी हैव टू लीव द प्रोडक्शन ऑफ अनदर गुड्स। तो एक का प्रोडक्शन अगर बढ़ाना है तो दूसरे का कम करना पड़ेगा, क्योंकि साधन सीमित हैं, आप जो चाहें वो नहीं कर सकते हैं। तो साड़ी यानी टेबल से स्पष्ट है कि मशीनों का उत्पादन 0 है तो चावल 500 है, जैसे ही मशीनों का उत्पादन 1 से 2 हुआ तो चावल 500 से 450 टन हो गया। तो यदि सभी संसाधनों को मशीनों के उत्पादन पर लगा दिया जाए तो इससे मशीनों का उत्पादन तो 4 हो जाएगा, किंतु चावल का उत्पादन 0 हो जाएगा। ये टेबल में आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। सो अगर हम सभी साधनों को केवल मशीन बनाने पर लगा दें तो एक समय ऐसा आएगा कि चावल का प्रोडक्शन 0 हो जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखेंगे। अतः उचित संयोग बनाकर उत्पादन किया जाता है। तो ये उसमें से कोई भी एक संयोग आप जोड़ लेंगे, मान लीजिए गौ वाला ही जोड़ लें कि चलो हम 350 टन जो है वो चावल भी उगाते रहेंगे और 2 मशीनें भी बनाते रहेंगे, तो शायद इससे काम चल जाए। यही जो संयोग या चयन करना पड़ता है ना, यही इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, या इकोनॉमिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना पड़ता है। अगला सवाल है, व्यष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं यानी लिमिटेशंस या शॉर्टकमिंग्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। तो पहला क्या है, केवल व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन, यानी केवल इंडिविजुअल यूनिट्स का अध्ययन होगा, पूरे एग्रीगेट का नहीं होगा। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में केवल व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। इस विश्लेषण में राष्ट्रीय अथवा विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था का सही ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता। ठीक बात है, यानी हो सकता है कि आप जो पूरे नेशनल लेवल पे चीजें चल रही हैं, आपको लग रहा है कि एक फर्म, एक व्यक्ति की बात हो, एक चीजों का अध्ययन हो, लेकिन नेशनल लेवल पे क्या कंडीशन है ये क्लियर नहीं हो पाता। ये व्यष्टि अर्थशास्त्र की शॉर्टकमिंग्स है। फिर अवास्तविक मान्यताएं हैं, जैसे व्यष्टि अर्थशास्त्र अवास्तविक मान्यता जैसे पूर्ण रोजगार, पूर्ण प्रतियोगिता, दीर्घकाल पर आधारित है, इसलिए काल्पनिक भी कह सकते हैं। कई बार कीपिंग द अदर थिंग रिमेनिंग द सेम, ऐसा कर लेते हैं कि बाकी चीजें सामान्य रहने पर ऐसा होगा, तो वो मान्यताएं सही नहीं लगती हैं। व्यष्टि निष्कर्ष समग्र अर्थव्यवस्था के लिए अनुपयुक्त है, यानी एक व्यक्तिगत अर्थशास्त्र जो आप निष्कर्ष निकाल रहे हैं जरूरी नहीं कि पूरे देश पर वो लागू हो सके। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों के अध्ययन के आधार पर निर्णय लेता है, लेकिन व्यवहार में कुछ धारणाएं ऐसी होती हैं जिन्हें समूहों पर लागू करने से गलत निष्कर्ष निकलता है। यही बात ठीक है, यानी इंडिविजुअल लेवल पर जो आपने स्टडी की है, ये जरूरी नहीं कि जब आप बड़े लेवल पर स्टडी करें तो भी वो सही निकले। इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। संकुचित अध्ययन यानी नैरोअर स्टडी है, एक फर्म, एक व्यक्ति, एक कीमत, एक वस्तु, तो ये क्या है, पूरे अर्थव्यवस्था की बात नहीं होता है, बहुत नैरो लेवल पर है। तो कुछ आर्थिक समस्याएं ऐसी होती है जिसका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में नहीं हो सकता, जैसे मौद्रिक नीति कैसे बनेगी, महंगाई कैसे दूर हो, रोजगार कैसे हो, है ना, विदेशी विनिमय यानी फॉरेन एक्सचेंज को कैसे ठीक किया जाए, ये सारी चीजें व्यष्टि अर्थशास्त्र के द्वारा संभव नहीं है। तो ये इसकी लिमिटेशंस या कमियां हैं जो ध्यान में रखनी पड़ेंगी। अव्यवहारिक यानी कई बार ये नॉन प्रैक्टिकल भी दिखाई पड़ता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अधिकांश नियम सिद्धांत पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित हैं, लेकिन जब पूर्ण रोजगार की मान्यता ही अव्यवहारिक है तो इस पर बने समस्त नियम और सिद्धांत भी अव्यवहारिक कहे जाएंगे। तो यहां पर यह चीज थोड़ी सी नॉन प्रैक्टिकल दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो ये कुछ वो इंपॉर्टेंट सवाल थे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट के रूप में मुझे आपसे डिस्कस करने थे, जिसमें अवसर लागत, सीमांत उत्पादन वक्र, हाँ ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यानी कि उत्पादन संभावना वक्र, इसके अलावा अर्थव्यवस्था के प्रकार, इन सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में देख लीजिएगा। चैप्टर में मैंने बहुत डिटेल डिस्कस किया हुआ है, तो बिल्कुल भी ना छूटे। किसी क्वेश्चन, किसी टॉपिक पर कोई डाउट हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, एक बात का ध्यान रखिएगा कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप इसकी वेबसाइट यानी www.magnetbrains.com या मैग्नेट ब्रेन्स के एप्लीकेशन या यूट्यूब पर आप बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा पा सकते हैं इन सभी कोर्सेज के। सीबीएसई इंग्लिश हिंदी मीडियम, एनटीएससी ओलंपियाड, सीबीएसई हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, बैंकिंग, ये सारी प्रिपरेशंस आपको 100% फ्री मिलती है मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पर, और लिंक्स भी हमारे वीडियोस में अवेलेबल हैं बुक्स और ई बुक्स के। एक और बात का ध्यान रखिए कि जो मैग्नेट ब्रेन्स के सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इनसे तो आप जरूर जुड़े रहिए ताकि आपको सारे नए अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे, कोई आपको पढ़ाई में बाधा ना हो और इजीली आप अपनी पढ़ाई जारी रखें।
लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।